नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल भ्रष्टाचार पर है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार ऐसा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है जिस पर कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस भ्रष्टाचार पर लड़ी तो राजस्थान में बीजेपी भ्रष्टाचार पर लड़ रही है। मध्य प्रदेश में जाकर प्रियंका गांधी भ्रष्टाचार के कांड गिराती हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी करप्शन पर आक्रामक है। हालत यह है कि एक तरफ राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही होती है तो 70,000 नौजवानों को नौकरी की चिट्ठी बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार में भ्रष्टाचार के पुराने कांड गिना दिए हैं। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए आज कहा कि एक जगह सरकारी नौकरी के लिए रेट कार्ड फिक्स किया जाता है तो दूसरी जगह रेलवे में नौकरी के बदले गरीबों से जमीन ले ली जाती है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिका की 6,000 पदों पर हुई नौकरियों के लिए 4 लाख से लेकर 6 लाख तक के रेट फिक्स किए गए थे। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए उसी खुलासे का जिक्र किया और रिश्वत के रेट कार्ड के मुकाबले नौजवानों के भविष्य के सेफगार्ड की तुलना की। इसके अलावा रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिना लालू यादव का नाम लिए पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर भी करारा वार किया है। पीएम मोदी का ये बयान रोजगार मेले में आया। पिछले साल से शुरू हुए रोजगार मेले के छठे आयोजन में केंद्र सरकार अभी तक 4.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बांट चुकी है, जबकि दावा है कि पिछले 9 साल में 9.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। तो इसी रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के दरवाजे पर चुनाव है। बीजेपी के पास करप्शन पर अटैक का दांव है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी दोहरे दम के साथ आक्रामक थी। कांग्रेस में सचिन पायलट रटते रह गए कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अशोक गहलोत सरकार चुप्पी साधे रही। अब बीजेपी वापस आक्रामक है। कांग्रेस सरकार को 50% वाली सरकार बताने लगी है। परिवार के लोग, इनके कुनबे के लोग चिल्ला कर कह रहे कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। राजस्थान में बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली। कर्नाटक में करप्शन ने बड़ी चोट पहुंचाई है। बीजेपी अब ताक में है। हर मौके पर करारा वार कर रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी जयपुर में सड़कों पर जंग छेड़े खड़ी थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर भी पॉलिटिकल परिवार और रोजगार में भ्रष्टाचार था। अमृतकाल के दौर से गुजरते राष्ट्र में रोजगार का मेला लगा तो प्रधानमंत्री के संबोधन में 3 मुद्दों पर सियासत चमक उठी। छठे रोजगार मेले में 70,126 नौकरियां बांटते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नया भविष्य गढ़ने का दावा किया। देश भर में 43 जगहों पर 6 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो पीएम ने उसी वर्चुअल मंच से सियासत में परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार भी कर डाले। हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल के नगरपालिका और नगर निगम में 6,000 पदों पर हुई भर्तियों में हुए घोटाले का जिक्र किया तो दूसरी तरफ रेलवे घोटाले में लालू यादव के परिवार के मुकदमे की भी बात कही। आपके सामने 2 चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां
भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश भर के 70,000 नौजवानों को नई नौकरी में राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए प्रेरित किया, तो मौजूदा सरकार को नौजवानों की तकदीर गढ़ने वाली सरकार भी करार दिया। केंद्र सरकार ने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने 9 साल में डाक विभाग से लेकर राजस्व विभाग तक और शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लेकर रेलवे तक जो भर्तियां की हैं, वो यूपीए सरकार के 9 साल के मुकाबले बहुत अधिक है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। दावा यह भी है कि 2014 से 2023 के बीच भारत सरकार की सिर्फ 3 संस्थानों ने 8,82,000 भर्तियां की हैं और ये भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड ने की हैं, जो 2004 से 2013 के मुकाबले 26% ज्यादा है। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने की मुहिम पिछले साल 22 अक्टूबर से शुरू की है। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अब तक 6 रोजगार मेले में करीब 4,30,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आज तक ब्यूरो। 4 राज्यों में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और अगले साल होने हैं लोकसभा के चुनाव। उसके ठीक पहले भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी सरकारों पर जबरदस्त तरीके से आक्रामक दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में बीजेपी के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद बाजपेयी जी, आप एलजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। और टीएमसी के स्पोक्स पर्सन जूही विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, पीएम मोदी ने सीधे सीधे आप पर निशाना साधा। एक तरफ रोजगार मेले में बीजेपी की सरकार किस तरह से रोजगार दे रही है युवाओं को, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया, तो वहीं पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए यह कहा कि बिना रेड कार्ड के तो नौकरी तक नहीं मिलती थी पुरानी सरकारों में। राजपूत जी, बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने। शायद वो मध्य प्रदेश को याद कर रहे थे, जहां व्यापम घोटाला इतना बड़ा है कि बगैर रेड कार्ड के तो कहीं कुछ होता ही नहीं। वो शायद याद कर रहे थे कर्नाटक को, जहां 40% का रेड कार्ड खुला हुआ था। वो शायद याद कर रहे होंगे वसुंधरा राजे के क्या नाम भ्रष्टाचार को। वो शायद याद कर रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस के भ्रष्टाचार को। देखिए, सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की अब कोई भी बात नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो ये बताएं कि रेलवे के 3 लाख पद खाली क्यों पड़े और 1.5 लाख पद उन्होंने खत्म क्यों किए। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि पूरे देश के लगभग 29 लाख पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी की दर 8% क्यों है। प्रधानमंत्री को साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि अग्निवीर जैसी योजना ला करके सेना में 4 में से 3 आदमियों को आप 4 साल में निकाल क्यों देंगे। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि सारी जगहों पे आप पदों की उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारी पदों का सृजन आप कम क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की ये भाषणबाजी से अब काम नहीं चलने वाला। और रही बात रेड कार्ड की, तो प्रधानमंत्री जी आप रेड कार्ड, एक और मैं आपको बता देता हूं, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था और जेल गया था। कौन सा रेड कार्ड था, जरा हमें भी बता दीजिए ना। और क्यों घूस ले रहा था 1 लाख रुपए की? 1 लाख रुपए की रेड कार्ड था उस आदमी का।
तो आप इस तरीके की बातें मत कीजिए, ठीक है। मुख्य मुद्दों पर रहिए। विषयांतर करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप कर्नाटक में 10 दिन तक लगातार विषयांतर करते रहे, कुछ नहीं हुआ। मणिपुर जल रहा है, आपको वो नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं अब इस पर। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। या ठीक है, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी को अलग अलग राज्यों में अपना भ्रष्टाचार जी चित्रा दिखाई जी, क्यों क्या नहीं देता प्रश्न है? है? मैं सुन नहीं पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का कोई मामला तो सामने नहीं है। जिस कर्नाटक के येदियुरप्पा की बात कर रहे हैं उसमें भी हाईकोर्ट ने अभी उनको क्लीन चिट दी है। लेकिन जो श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ उसकी तो सीबीआई की जांच चल रही है। और जनता दल यूनाइटेड जिसके साथ वो सरकार बनाए हैं, जिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना है, उन्हीं के अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रमाण दिए थे सबके सामने सार्वजनिक तौर पर कि किस तरह से जमीन के मामले में जमीन लेकर नौकरियां दी जा रही थी और जुई विश्वास की पार्टी किस तरह से टीएमसी नौकरियां दे रही थी सबके सामने है। किस तरह से उनके एक मंत्री के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ था, ये भी लोगों ने देखा है। और भाई भ्रष्टाचार पर कौन भाषण दे रहा है? जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती 420 सिद्ध हुई हो और बेल पर हो, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको रिलीफ नहीं दी हो और कोर्ट के ऑर्डर पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई हो, जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो श्री 420 रहे हो। मैं देखो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, श्री 420 मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शांति से सुन रहा था। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अब गाली गलौज कर रहे हैं। दोनों लोग 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर हैं, ये सत्य है। ये सत्य से कौन नकार सकता है? श्रीमती 420, श्री 420, ये देखिए ये आप गालियां दिलवा रही हैं इस बात पर चित्रा जी, और आप स्टूडियो में बैठा के गालियां दिलवा रही हैं। ये क्या तरीका है? आप गालियां दिलवा रही हैं, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आप गालियां दिलवा रही हैं, दोनों ही लोग। मैं गालियां बक्कूं? अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं गालियां बक्कूं? मैं गालियां सुनने आया ठीक है, अगर आप दोनों लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ओपनिंग रिमार्क में ये तरीका ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी, उन्होंने आपकी बात को गौर से सुना, उनको बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे प्लीज। ये आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात आराम से कीजिए। ठीक है, ओके, समझ में आ आपने मुझे बुलाया, आपने बहस में क्या तरीका है? मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला, मैं शांति से सुन रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, उनको श्रीमती 420 कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। श्री राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है। गबन उन्होंने किया 5,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय संपत्ति जो राष्ट्रीय अखबार था उसका जो है संपत्ति का गबन करने वाले फ्रॉड और 420 केस झेलने वालों मेन मुद्दे पर रहते हैं ना। अभी यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, उसी मुद्दे पर रहते हैं। व्यक्तिगत किसी के प्रति ठीक है, थोड़ा सा मर्यादा का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिस मुद्दे पर। अरे आज प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को रोजगार दिया है, आप रोजगार का भी जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार वाली पुरानी सरकारों का जिक्र हो रहा है। कहां तड़ी पार हुए अमित जी? नहीं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहें तो क्या कहें? शिष्टाचारी कहें। लालू प्रसाद यादव जी चारा चोरी के मामले में जो कन्विक्ट हुए उनको शिष्टाचार में जेल हुआ है। जमीन के बदले जो है अगर नौकरियां देने वाले को भ्रष्टाचारी नहीं कहें तो शिष्टाचारी कहें। जिसके घर से करोड़ों रुपए का जो है जखीरा बरामद हुआ और नौकरियां देने के मामले में अपॉइंटमेंट लेटर्स पकड़े गए हों, उनको शिष्टाचारी कहें हम। हाँ। क्योंकि आज तक पर कोई आके स्टूडियो में शोर मचाएगा और आज तक डर जाए इसलिए भाजपा भी डर जाए, ये तरीका है। ये नया जो है परिभाषा, नई भाषावली तय की जाएगी आज तक के द्वारा कि आप कांग्रेस के 420 को 420 न कहें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गालियां देने के लिए राजपूत जैसे कपूत को बैठा के आप गालियां दिलवाएं। अब मैं राजपूत जो कल्याण सिंह के तलवे चाटते थे, इनके बारे में बताऊं लोगों से कि लोध पार्टी बनाकर जो है। सर एक सेकंड, आप लोग मेरी बात सुनिए। हो गई सर। प्रेम शुक्ला जी, आपकी भी बात सुन ली मैंने। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी भी बात सुन ली। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप लोग लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं। आज तक यहां पर आप लोगों का एजेंडा कतई तय नहीं कर रहा है।
दूसरी, मैं अपनी जुबान किसी और के मुंह में नहीं बोल सकती कि आप मेरी भाषा बोलिए। जिसको जो मन में आ रहा है वो यहां पर बोलकर निकल नहीं सकता है। आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी यहां पर मत कीजिए। जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है प्लीज उसी पर रहें। और यहां पर मीडिया पर दोनों ही लोगों की आदत पड़ गई है सर, और समय खराब होता है दर्शकों का। प्लीज जिस मुद्दे पर बुलाया गया है उस मुद्दे पर आप बातचीत कीजिए, बजाय इसके कि हम टिप्पणी कर दें। और आज तक कोई एजेंडा तय नहीं कर रहा है। आप लोगों की जुबान है, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन थोड़ा सा हम लाइव चैनल इस वक्त हैं, पूरी दुनिया देख रही है, उस मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अब मैं आ जाती हूं सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान। प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। उसके विरोध में बोलना मेरा अधिकार है। बिल्कुल है सर, आपका अधिकार, और आपका ऑडियो डाउन नहीं किया गया था, इसलिए प्रेम शुक्ला जी आरोप लगाना बंद कर दीजिए। कोई माइक नहीं बंद किया गया था। जब मैं बोल रही थी तब माइक बंद था। सुरेंद्र राजपूत जी जब बोल रहे थे तब आपका माइक बंद नहीं था। आप ही बता रही है। ठीक है सर प्रेम शुक्ला जी, अब लाइव चैनल में बैठकर मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं क्यों इतना नाराज हो रहे हैं। मेरा माइक बंद कर देंगी, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, है ना? नहीं, आप जिस तरह से वहां स्टूडियो में गालियां दी गई बैठकर और आप एक बार नहीं रोक सकी, तो मुझे नाराज भी होने का अधिकार नहीं है। 420 को 420 कह देंगे तो गालियां देंगे लोग। सुरेंद्र राजपूत जी, ये नया तरीका है। चार चीजें बड़ी साफ है चित्रा जी, मैं आपकी डिबेट है, आपके हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से किसी को भी आरोप लगा करके उसको 420 कहा जाए, तो क्या हम तड़ी पार को तड़ी पार नहीं कहेंगे? वो तो हाई कोर्ट द्वारा स्थापित तड़ी पार है। बाकी सब जगह पूरे जनता के द्वारा जो फेंकू हैं, इस तरीके की भाषा का जगह आरोपी को सिर्फ आरोप प्रमाण होने से पहले अगर आप 420 कहेंगे तो इसका प्रतिवाद होगा। और रही बात हुकूक की बात, तो प्रेम शुक्ला तुम जैसा थेथर आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। बदतमीज आदमी हो, बेहुदे आदमी हो और निर्लज आदमी हो, बहुत स्पष्ट समझ लो। क्योंकि सोनिया विश्वास जी वो यहाँ पर पर्सनल टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा, और ये डिबेट इसलिए नहीं बुलाई गई है। अगर आप लोगों को एक सेकंड सर सुनिए, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, दोनों ही लोग, आप लाइव डिबेट में इस तरह से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, दोनों ही लोगों के लिए। और व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, मैं नहीं बोलने दूंगी। अगर आप लोगों को सही लगे तो ठीक है, गलत लगे तो ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो 420 जैसे शब्द हो, चाहे तड़ीपार जैसे शब्द हो, दोनों एक दूसरे को लेकर नहीं करेंगे। जिस मुद्दे पर बुलाया गया है उस पर बातचीत करते हैं। जोई विश्वास जी, सीधे आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री ने कट मनी कहते हुए सीधे टीएमसी पर निशाना साधा है, और कुछ आंकड़े भी हैं। दरअसल जो पड़ताल हुई है उसमें ही निकलकर सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिका की 6000 पदों पर हुई नौकरियों में से 4 लाख से लेकर 6 लाख तक का रेट फिक्स किया गया था। इसको लेकर प्रधानमंत्री कटमनी का आरोप लगाते हुए टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जोई विश्वास जी, रेड कार्ड। जी पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगी, लास्ट बार 22 महीने में 20 तो सीबीआई केस हुआ है बंगाल में। कोई अदर स्टेट में 20 तो सीबीआई केस आप नहीं दिखा सकते। तो आज जितने भी ओपोनेंट स्टेट है जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ऑपोजिशन लीडर का टारगेट बनाया जा रहा है। 95% ईडी सीबीआई का जो रेड है ये ऑपोजिशन कैंप में चल रहा है। चाहे वो आपका लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ हो, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो, उद्धव ठाकरे हो, जगत मोहन रेड्डी जी हो, स्टैलिन जी हो, केसीआर हो, सारे चोर है बीजेपी के मुताबिक। सिर्फ बीजेपी एक संत बैठी है पूरे देश में। अब मैं रेड कार्ड जारी नहीं है वहां पर। मैं पूछती हूँ चित्रा जी, मेरे यहाँ पर बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, सभी बैठे हैं जी। मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर तो नारदा शारदा केस में उनका अपोजिशन लीडर को भी पैसा लेते हुए रंगीन हाथों में कैमरा में आया था। शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ क्या आपने सीबीआई ईडी किया है? क्या हेमंत विश्व शर्मा जी के खिलाफ इतने बड़ा स्कैम है जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए, जैसे मुकुल रॉय गए थे उनके खिलाफ भी माफ हो गया था सारा केस। तो ऐसे सारे कितने लीडर्स आप लोगों ने अपने पार्टी में इलेक्शन से पहले आपने ली है जिन लोगों के खिलाफ? इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन ये जो रेड कार्ड है पश्चिम बंगाल का वो भी दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री में शामिल कर लिया और धुल के साफ हो गया सर। हाँ, 200 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगा रही, कह रही है मजदूर स्वीपर चपरासी के लिए 4 लाख रुपए। अब ये विपक्षी दलों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रेड कार्ड की बात कही गई है। हमारी पार्टी के एकदम स्टैंड क्लियर है, जहां पर जो करप्शन हुआ है उनके सीबीआई जांच चल रही है, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया।
हाई कोर्ट के जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि सारे अंडर जुडिडिक्शन केस है, जहां पर जिनको दोषी पाया जाएगा उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमारे जो मंत्री के घर पे आप बोल रहे हैं, मंत्री के घर पे नहीं, उनकी कोई किसी फ्रेंड के घर से मिला था, उनको भी निकाल दिया गया। ठीक है, तो हमारे पार्टी के स्टैंड है जीरो करप्शन के खिलाफ, हम लोग एक साथ में है सब, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनको निकाल दिया जाएगा। ये तो साफ है पार्टी का स्टैंड। ठीक है, हम लोग ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी जल्दी जल्दी। नवल किशोर जी और अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी एक एक टिप्पणी ले लेती हूं। डॉक्टर नवल किशोर जी, आज प्रधानमंत्री ने सीधे लालू प्रसाद यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रेलवे में नौकरी जमीन के बदले कैसे दी जाती थी इसका जिक्र उनकी ओर से जरूर किया गया, और वो भी देश के सामने है। तो अगर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि कितने पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी हम दे रहे हैं मौजूदा मोदी की सरकार में, तारीफ करेंगे आप? देखिए, मोदी जी जो नौकरी देने का प्रक्रिया शुरू किए हैं, नियुक्ति पत्र बांटने का जो प्रक्रिया शुरू किए हैं, वो तो बिहार सरकार का शुरुआत करने के बाद हुआ है। वो पहले क्यों नहीं बांटे? 18 करोड़ नौकरी 9 साल में हिसाब किताब होता है। 18 करोड़ में 9 लाख नौकरी देना कौन सी बड़ी बात है? 22 करोड़ युवा जब नौकरी मांगे उसमें 7 लाख नौकरी दिया आपने, ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मोदी जी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते कहते आवाज आपकी आ रही है, आप बोले सुन पा रही हूँ आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। जहां तक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का बात है, 1 लाख करोड़ मुनाफा दिया, ये कोई झुठला सकता है? कोई किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई झुठला सकता है? गरीब रथ, गरीबों के लिए एसी कोच खोला गया, कोई झुठला सकता है? कूलर प्रचलन में आया, खादी प्रचलन में आया, कोई झुठला सकता है? कूलियों को नौकरी में जगह देने की बात की गई, कोई झुठला सकता है? रेलवे मंत्रालय पूरे विश्व में चर्चा में रहा, ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड तक, कोई झुठला सकता है? और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें सीबीआई तो बंद केस किया था। बंद केस को खोलकर किसी को बदनाम करने का जो काम है वो तो भाजपा करती रही है। जहां तक भ्रष्टाचार का, आप कोई राज्य बोलिए और वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो भाजपा का कोई भी राज्य हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो जो पहले था वहां पे, या महाराष्ट्र हो, हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचारी मिलेंगे आपको। जहां तक प्रधानमंत्री जी का बात है, वो केवल मन की बात करते हैं, नहीं तो मन से झूठ बोलते हैं। अपने सारे विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते हैं उनके पास चला जाता हो तो गंगा से एकदम पवित्र हो जाता है। लेकिन पारदर्शिता आज है या नहीं है नवल किशोर जी? वो लगातार रोजगार मेले के जरिए जो नौकरियां बांट रहे हैं उसमें पारदर्शिता तो है ना, ये तो मानेंगे ना नवल किशोर जी? चित्रा जी, इस देश में जो चित्र दिख रही है उसमें तो रोजगार है ही नहीं, तो ये पारदर्शिता क्या होगा? पारदर्शिता यही है कि एक रेल मंत्रालय पिछले 9 साल में 4-5 रेल मंत्री देख लिया है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाते चलाते, वंदे भारत चलाते चलाते वो साधारण ट्रेन को सुरक्षा भी नहीं दे पाते। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन चूंकि दो विरोधी दलों ने सरकार से सवाल पूछे हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी के जितने भी शासित राज्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार पर नहीं, ठीक है, एक जगह भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। आप कृपा करके उस पार्टी का नाम बताइए ना जिसका अध्यक्ष चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हुआ हो। वो पार्टी भाजपा है कि राष्ट्रीय जनता दल है? और जब जिस पार्टी का अध्यक्ष ही चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हुआ हो, मैं ये कन्विक्शन झूठ है क्या? चारा चोरी, फिर देखिए, मैं तो इनके बीच में बोल नहीं रहा था। बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, देख लीजिए, मैं तो इनके बीच में बोल नहीं रहा था। नहीं बोलेंगे, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहे लगातार, उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनको बोलने दीजिए। मैं तो शांति से सुन रहा था। आप ही की आवाज आ रही है स्क्रीन पे, वो वैसे भी हमारे साथ जूम से बैठे हुए हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी अगर आप बोलेंगे तो। हाँ बोलिए। देखो, चारा चोरी के मामले में जो कन्विक्ट हुए और चारा चोरी के बाद भी पेट नहीं भरा, तो रेलवे की भर्ती में लोगों की जमीनें लेकर और जिस तरह से बेनामी संपत्तियां खड़ी की गई, और वो कौन नहीं जानता कि बिहार को कैसे जंगल राज बनाया गया। कांग्रेस के विविध राज्यों के 2G, 3G, जीजाजी, कितनी सारी घटनाएं हैं। और टीएमसी कृपा करके मुझे बताए ना कि भाई शारदा स्कैम वालों से ममता बनर्जी चंदे ले रही थी कि नहीं, उनकी पेंटिंग कौन खरीद रहा था? और सुश्री ममता बनर्जी ने कभी त्यागपत्र देखने की नैतिकता कभी क्यों नहीं की जब उनके कमिश्नर को जो है
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई गिरफ्तार पूछताछ करने गई तो धरने पे कौन बैठा था, किसके घर से जो है नोटों के बंडल बरामद हुए, किसके यहां से रेट कार्ड मिला, किसके यहां से नौकरियों के नियुक्ति पत्र मिले। और ये सारे जो हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं पकड़े हैं, ये सीबीआई ने पकड़े हैं, हाईकोर्ट के आदेश पर पकड़े हैं, जुडिशरी की मॉनिटरिंग में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पकड़े गए हैं। तो जो जुडिशरी की मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन हो उस इन्वेस्टिगेशन को ना माना जाए। जो कन्विक्ट हो गया है, जिसको जज ने कन्विक्ट कर दिया है कि आप भ्रष्टाचार की रकम जिसके यहां से बरामद हुई है उसको भ्रष्टाचारी न माना जाए, और भ्रष्टाचारी जिस पर आरोप उछाल दे उसको भ्रष्ट मान लिया जाए। ये नई न्याय प्रक्रिया कैसे कहीं प्रारंभ हो सकती है? ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। एक जो है सशक्त लोकतंत्र है कि जहां जहां विरोधी दलों की सरकार है, नहीं अगर भ्रष्टाचारी जहां के होंगे उन्हें पकड़ेंगे। नहीं भ्रष्टाचार अगर लालू जी करेंगे तो गिरफ्तारी चित्रा जी की तो नहीं हो सकती ना, न जूही विश्वास की हो सकती है, ना अरविंद वाजपेयी जी को उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना जो है सोनिया जी के अपराध के लिए किसी तरह से सुरेंद्र राजपूत का भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, नवल किशोर जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कही। जूही विश्वास जी आ रही हूं, उसके बाद अरविंद जी आपके पास फौरन जल्दी से 2 लाइन में। ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आप देखिए आपकी स्क्रीन म्यूट तो नहीं है नवल किशोर जी? नहीं म्यूट तो नहीं है। बोलिए सर, बोलिए। आ रही आवाज? बोलिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी चाहे कितना भी घृणा फैलाए, बिहार में उनको जगह न मिला है न मिलेगा। भाजपा हमेशा पिछलग्गू रही है बिहार में, और मोदी जी 2015 में कोशिश कर चुके, 2020 में कोशिश कर चुके। उनको पता चल गया है कि अब इस देश से उनकी जो सरकार है वो जाने वाली है, और यही बेचैनी उनको सता रही है। और इस बेचैनी में वो जिसको भी मन है उसको मन से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। उसका कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य होता तो सीबीआई कोर्ट क्यों बंद किया होता? वो केस 2007-8 में बंद हो चुका केस को, बंद केस को खोल के बदनाम करने का कोशिश ये तो भाजपा ही कर सकते हैं। ये प्रेम शुक्ला जैसे घृणा फैलाने वाले लोगों का भंडार है भाजपा में, और उसकी ट्रेनिंग एक जगह दी जाती है। इसे ही कारण है कि उन लोगों को सब कोई कन्विक्शन की बात कर रहे हैं नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार से भगा दिया गया। सर 2020 के जो चुनावी नतीजे आए थे, जितनी आरजेडी को सीटें मिली थी तकरीबन उतनी ही बीजेपी को भी मिली थी, 73-74 यही आंकड़ा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनको भगा दिया? और लोकसभा चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, आप लोग शून्य पर हैं। एनडीए को 39 सीटें मिली थी। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार अलग हो गए तो वो कम रह गए हैं। अरे भाजपा को घबराना नहीं चाहिए, अभी तुरंत उसको शून्य मिलने वाला है। इस देश से शून्यता में चला जाएगा, सरकार जाने वाली है, यही घबराहट है। अरविंद वाजपेयी जी की जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? और अगर आप लोग एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आप लोगों पर भी इशारा करेंगी। विपक्षी दल यही बोल रहे हैं। वाजपेयी साहब, ना हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं है, ना बीजेपी के ऊपर कोई उंगली है, प्लीज। और 2014 में मोदी जी ने बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। ये उसी का नतीजा है। और लेकिन इसमें एक बात मानिए कि हमारे आने से पहले भी कोर्ट में केस चले हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में सीबीआई ने केस बुक किए। ये लालू जी का चारा घोटाला हमारे टाइम का तो है नहीं, 1997 का है, सजा याफ्ता है बकायदा, 3 केसों में सजा याफ्ता है, कोई डिफेंस नहीं चलेगा इनका, जनता को सब पता है। और अब तो पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया, नए केस खुल गए, पूरा परिवार जमानत पे है। ये 3 सज्जन बैठे हुए हैं, 3 प्रवक्ता बैठे हैं। राजपूत जी नाम सुनिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, पवन बंसल, चिदम्बरम, कलमाड़ी, शीला कौल, शिव कुमार कर्नाटक वाले, सज्जन कुमार, टाइटल, मतलब कितनी लिस्ट बनाओगी तो बड़ी लंबी लिस्ट बन गई है, पूरी लिस्ट। इसी तरह क्या है। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक पार्टी ऐसी गिना दो आप मेरे को, हम लोगों को छोड़ के प्लीज। हम लोगों का 9 साल में बीजेपी का एक सेकंड, अरे सुन ले भैया, सुन ले, हम तो नहीं बीच में बोल रहे, सुन लीजिए पूरी बात। अब पूरी बात सुनिए। एक मंत्री के खिलाफ बताइए अगर कोई केस हो करप्शन का, प्लीज चैलेंज है इनको, एक के खिलाफ बता देंगे 9 साल में, तो ये नतीजा। और इनके खिलाफ ऐसी एक पार्टी नहीं है, ऐसा एक नेता नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस ना हो, या कोर्ट में पेंडिंग ना हो, या जमानत में ना हो। भ्रष्टाचार से बचने के लिए क्या कहते हैं ये
कि ईडी आ गई जी, सीबीआई आ गई और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 18 दलों ने पिटीशन फाइल कर दी। क्या मांग रहे हैं कि जी हमें अरेस्ट ना करो, हमसे पूछताछ ना करो, हमारे घर आओ, सोफे पे बैठो, चाय पियो और पूछताछ करो। सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के मारी पिटीशन। तो जनता इनके साथ देगी। भ्रष्टाचार की लड़ाई जो नहीं लड़ेगा, जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और कल सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके चैनल पे ये माना कि हम कांग्रेस अलायंस करेंगे चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या ना हो। तो जब इनका ये एजेंडा है तो कैसे पतवार चलाएंगे? और ये इसलिए कहा क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है। इनका कोई नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी। वो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर जिनसे हुई है पूछताछ भ्रष्टाचार के मामले में। आपके भी कई नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, हमारे नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स सारी कर रही है, पिछले 9 साल से कर रही है, अब तक साबित तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इनके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया जनता का मारे बैठे हैं, हाईकोर्ट से जमानत मिली है इनको। और एक टाइम था नरेंद्र मोदी जी भी जमानत पर थे, अमित शाह भी जमानत पर थे, और इनके साथ में 500 नेता इनके जमानत पर थे विभिन्न केसों में। मुरली मनोहर जोशी भी जमानत पर थे, लाल कृष्ण अडवाणी भी बाकायदा क्या नाम उस पर जमानत पर थे, जैन हवाला डायरी के केस में। एक नहीं, KR मलकानी भी थे, मदन लाल खुराना भी थे। ऐसा आपको बता दूं कि पूरे देश की भाजपा को अगर आप देखेंगे तो 5000 से ऊपर भाजपा के बड़े नेता जमानत पर हैं। और आरोप को ही अगर अपराध बना देना है चित्रा जी, तो बड़ी विचित्र परंपरा शुरू हो गई है कि आरोप लगाइए और उनको श्रीमती और श्रीमान 420 कहिए। यह परंपरा आपके चैनल पर अगर आई है तो यह गलत है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरोप अगर कोई किसी पर लगा देता है तो बहुत तिलमिला जाते हैं लोग। अगर अपराध सिद्ध हुआ था बंगारू लक्ष्मण का, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। अपराध सिद्ध होने को है, लगातार ये लोग डिले कर रहे हैं। व्यापम में 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में। आरोप सिद्ध हो रहा था बेल्लारी ब्रदर्स का, ठीक है, आरोप सिद्ध हुआ है लगातार जाकर के 40% जिस थोड़ा सा मैं कंफ्यूज आप 2002 में आप उठाइए ना, जब केसेस चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी भी जमानत पर थे, अमित शाह भी जमानत पर थे। कौन सा नेता जमानत पर नहीं था? आप इस चीज को लिख लीजिए। और रही बात लाल कृष्ण अडवाणी जी से लेकर के और मुरली मनोहर जोशी सहित 500 से ज्यादा नेता है। अभी तो जिस मामले को अगर मैं समझ रही हूँ उस मामले में तो क्लीन चिट मिल चुकी है ना, देश की क्लीन चिट मिल चुकी है। कल की डेट में हमें जब क्लीन चिट मिल जाए, जब क्लीन चिट मिट जाएगी तब कौन सा के जमानत मिली है तो जमानत कोई गलत चीज है? जमानत पर तो ये सारे नेता भी थे। ठीक है। अगर हम उस वक्त इनको कहते कि तो भ्रष्टाचारी कदाचारी हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, वही भाषा अगर हम आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करें। मुद्दा जरूरी है, उस पर नहीं जाते। दोनों ही तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो रहा है। इसलिए अब उसको जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसको पीछे छोड़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। हाँ ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी की बात पूरी हो जाए, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 18 करोड़ रोजगार कहां तो है नहीं, लेकिन 18 करोड़ रोजगार छीन जरूर लिए इन्होंने। सच बात यह है कि मात्र 70,000 जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कौन से हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों से जो चयनित है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चयन जो होता है वो रोजगार होता है, वो बाकायदा आदमी 3-3 साल की 4-4 साल की मेहनत करके आता है। रोजगार के पद होते हैं जाकर के ग्रुप C, ग्रुप D, उसमें कितने पद आपने भरे हैं? आप बता सकते हैं? 29 लाख पद खाली है देश में। देश के 29 लाख पदों में मात्र 70,000 रुपए नियुक्ति पत्र बांट करके आप अपने आप को बहुत बड़ा, वो बता रहे हैं 2004 से 2013 के मुकाबले 26% ज्यादा रोजगार दिए हैं सरकार ने। आंकड़े भी गिनाए हैं आज। वो भी सुन लीजिए आप कि उस वक्त सृजित पद कितने थे उस हिसाब से, और आज सृजित पद कितने हैं। जब सृजित पद बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जब देश में आबादी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से पद बढ़ने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही? 3 लाख पद रेलवे के खत्म कर दिए, 1.5 लाख पर उत्तर प्रदेश के खत्म कर दिए, 74,000 पद उत्तरांचल के खत्म कर दीजिए, लगभग 60,000 पद हरियाणा में खत्म कर दिए। विभिन्न उसके जो है। तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपको सेना पे आ जाइए, आप
सेना में 1.5 लाख के जितने रोजगार होने सवाल चाहिए, आपने 3 पूछे साल में उसका पहले लगातार जवाब ले लें, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 1,80,000 हो जाने चाहिए। हाँ। मात्र 44,000 ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप रोजगार को खत्म कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी वो आरोप लगा रहे हैं, सरकारी नौकरियों के अवसर खत्म कर रही है सरकार। प्रेम शुक्ला जी देखो, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे आंकड़ों के अलावा क्या दे सकते हैं? 28% सिर्फ रेलवे में रोजगार बढ़ा है। आप जो है संगठित क्षेत्र में जो ईपीएफओ का आंकड़ा है 2013-14 तक सिर्फ 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन था, यानी 6.5 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार था। 1.39 करोड़ लोग सिर्फ 2022-23 में रोजगार सृजित हुआ है। ये है रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड नहीं है कि अब रोजगार वो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि जमीन उसके बदले में आई नहीं। रोजगार देने के बदले में जब तक जो है कांग्रेस और उनके समर्थक दल जब तक जो है किसी बेचारे गरीब का जमीन नहीं कब्जा कर लेंगे, रॉबर्ट वड्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, तब तक इनको रोजगार कैसे लगेगा? और भाई 420 मैंने शब्द प्रयोग किया जिसपे भारतीय दंड विधा की 420 लगती है, उसको 420 कहा जा सकता है। जिसपे 302 लगता है 302 कहा जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर किस मामले में जमानत पे थे भाई 2004 से 14 में? कौन सा मामला था जरा बताइए? कौन सा? 840 1680 हो जाएंगे आप। अब देखिए इनको लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं ना, चित्रा जी नहीं बोल रहे बोलेंगे क्योंकि धैर्य जिसके पास फैक्ट नहीं होता है। जो 420 का 420 के दल के जो लोग हैं, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा मेरे कान खराब है, इसका मतलब मेरे कान ठीक नहीं, जो आवाज उनकी आ रही है वो कहीं और से आ रही है ना। कान में बोल रहे हैं, जिनके कार्यकाल में ये रहा हो कि संसद में भ्रष्टाचार किया गया और शिबू सोरेन जो है, जो भ्रष्टाचार के मामले में जो भ्रष्टाचार का जो गवाह था शशिकांत पांडे की हत्या के मामले में जब कन्विक्ट हो गए तो कन्विक्टेड व्यक्ति को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंत्री बना दिया। कन्विक्टेड लोगों को मंत्री बनाने का पहले चार्जशीट भी अगर किसी पे होती थी तो उस चार्जशीटेड व्यक्ति को जो है तत्काल हटा दिया जाता था। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परंपरा प्रारंभ की कि जिसके अकाउंट में से रिश्वत के पैसे मिले और उसमें हिस्सा मांगने पर अपने पीए शशिकांत पांडे की जिस शिबू सोरेन ने हत्या करवा दी, उस शिबू सोरेन को मंत्री बना लिया। तो जो लोग भ्रष्टाचारियों को सत्ता में बैठाते हो, हत्यारों को सत्ता में एचकेएल भगत जैसे सत्ता में बैठाते हो, वो जब नैतिकता की बात करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बाइबल शैतान बाइबल पढ़ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी इनके आरोपों पर जवाब दीजिए। और वो पूछ रहे हैं 2004 से 14 तक कौन से मामले में जमानत पर थे, जरा वो मामला भी बता दीजिए और बाकी के भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए। कौन से मामले वो सबको पता है। आप एक बार गूगल खोल लीजिए, आप क्यों हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? सबको पता है कौन किस मामले में बंद था और कौन किस मामले में तड़ी पार हुआ था। किसको नहीं पता है ये तो बताइए ना जरा। आपको नहीं पता है कि 2004 से 2014 के मामले में सवाल पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, बाकायदा जमानत पर थे, बाकायदा जमानत ली थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत ली थी। अब आप आ जाइए उस पर। और प्रेम शुक्ला जी अब सुनिए उत्तर प्रदेश की बात। योगी आदित्यनाथ जमानत पर, केशव मौर्य जमानत पर, 11-11 मामले हैं दोनों के ऊपर। नरेंद्र मोदी वाले भी आइए ना सुरेंद्र जी। नरेंद्र मोदी कौन से मामले में जमानत पर थे? अगर नहीं है जानकारी, अगर आपने गलत तरीके से नाम लिया तो उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बार बार पूछ रहे मामला बता दीजिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल कम से कम अपनी आवाज तो मजबूत कर रहे हैं। आप जल्दी से बता दीजिए मोदी कौन से मामले में जमानत पर थे। अब बाकी मेहमानों को भी लेकर आइए, मैं आपको आगे भी बताता हूँ, सुन लीजिए। नंद गोपाल नंदी कोर्ट से कन्विक्टेड है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे क्या पूछा? आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बाकियों पर नहीं जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अमित शाह जमानत पर नहीं थे, मामले में जमानत पर। नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ नहीं हो रही थी। पूछताछ तो हुई थी, एसआईटी ने घंटों पूछताछ की थी। जमानत पर थे, ये वाला मामला नहीं समझ में आया ना राजपूत जी। एसआईटी ने 9-10 घंटे पूछताछ की थी, मुझे आज भी याद है। लेकिन कौन से मामले में वो जमानत पर थे वो नहीं याद आ रहा है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। झूठ मैंने कहा ना, अमित शाह जमानत पर नहीं थे, लाल कसडवानी जमानत पर नहीं थे, हिरेन पंड्या के हत्यारे जमानत पर नहीं थे। कौन जमानत पर नहीं था? राकेश सचान कन्विक्टेड नहीं है, मंत्री है, आज की डेट में 1 साल का कन्विक्शन है। नंद गोपाल नंदी कन्विक्टेड है, मंत्री है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे अपने पास वापस ले लिए, वरना वो कन्विक्टेड हो जाते वो जमानत पर।
केशव मौर्य के पास 11 मुकदमे हैं, वो जमानत पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 250 से ज्यादा एमएलए वो जमानत पर। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। भारतीय जनता पार्टी के 250 से ज्यादा एमएलए उत्तर प्रदेश में जमानत पर है। लेकिन और झूठ मिस्टर 420, आपको झूठ का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आरोप को खाली आप अपराध मानते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए। ठीक है, अब बाकी लोगों को भी हम लेकर आना चाहेंगे इस डिबेट में। ऐसे तू मैं की बात नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि 2019 का जो सर्वे है भ्रष्टाचार के मामले पर, जरा वो आंकड़ा हम देश के सामने रखें। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। किस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर त्रस्त नजर आ रहे थे और उनकी ओर से कहा गया था कि हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम वोट डालने के लिए जाएंगे। वो आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर अगर दिखा सके। राजस्थान में 78% लोग करप्शन से परेशान है और अब तो खुद ही सरकार के भीतर आप देखेंगे किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सचिन पायलट की ओर से कि करप्शन के मामले में कोई कार्रवाई अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर रही है। बिहार में 75% लोग त्रस्त हैं। यूपी झारखंड में 74% लोग करप्शन से परेशान हैं। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 का यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में 67% लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। लेकिन क्या यह बड़ा मुद्दा बनेगा और इसके जरिए आगामी चुनाव में वोट भी पड़ेंगे, यह सवाल बड़ा बना हुआ है। पंजाब कर्नाटका 63% लोग, यानी कि तमाम राज्यों को उठाकर आप देखेंगे तो कोई भी राज्य ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पर करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो आम जनता है वो परेशान नहीं हो। अब इसी सवाल के साथ डॉक्टर नवल किशोर जी आपके पास आते हुए, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा तो नरेंद्र मोदी ने बनाया। 14 में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस का उन्होंने बनाया, उसके बाद उनको वोट मिले। 2019 में चौकीदार चोर है ये नारा लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया गया कि ये आरोप गलत हैं। और आप उनकी सीटों में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई उसको भी देख लें तो बीजेपी आश्वस्त है कि मोदी का चेहरा है तो भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर नहीं लग सकता और 24 में वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसा कि 19 और 14 में थे। देखिए चित्रा जी, 2014 का कहानी कुछ और था। 2014 में आपने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने ये भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये भी बोला था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, ये भी बोला था कि सबका साथ सबका विकास होगा। जब लोग 10 साल यूपीए के शासन के बाद जब चेंज चाहते थे तो उस समय इन्होंने अच्छी बातें कही, लोगों ने मौका दिया इनको। लेकिन अगले 5 साल में 2014 से लेकर 2019 में क्या हुआ वो सबको पता है। कितना नौकरी दिया, किसानों की आय दुगनी हुई क्या, हर व्यक्ति को घर दे पाए क्या, ये सारा फेलियर को मिटाने के लिए उन्होंने उन्हीं के दल के लोग, सतपाल मलिक जी ने अभी उठाया था सवाल कि पुलवामा कांड जो हुआ उसका प्रभाव पड़ा। 2019 जोई विश्वास जी भटकते नहीं है। जोई विश्वास जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, समय कम है। जोई विश्वास जी, इतना पूछना चाहूंगी, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना लड़ाई आंदोलन के बाद बोल रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया था मोदी जी? डिमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था ना कि मार्केट में ब्लैक मनी ना हो, आतंकवादी के पास ये फेक जो करेंसी है नहीं पहुंचे। तो क्या हुआ? 140 लोगों के जान चली गई गर्मी में लाइन में खड़े होके, एटीएम मशीन के पास खड़े होके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द गलत नहीं पाया और 2,000 रुपए की गड्ढे की भी बरामदगी हुई थी बंगाल में अलग अलग जगहों से। पूरा इंडिया के मार्केट में घूम रहा है, तो क्या हुआ इस डिमोनेटाइजेशन करके? आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन किए थे तो कोई कुछ नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा देश में। तो आज डिमोनेटाइजेशन का फायदा कुछ नहीं पहुंचा लोगों को। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई शब्द नहीं है। देश में इतना 3.7 करोड़ लोग बेकार जुड़ा था, आज नौकरी नहीं हो रहा है। साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, एक भी सेंट्रल नौकरी नहीं हुआ। अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं 5 में, तो अभी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से 2 लाइन में सर। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है, ये टीएमसी वाली बोल रही हैं, इनसे पूछो पार्थ चटर्जी के घर ये करोड़ों रुपए का जखीरा मिला था तब कहाँ थे ये? भाई वो तो बंगाल का ही पैसा है, घोटाले का ही पैसा है, टीचर भर्ती का पैसा है, अभिषेक बनर्जी के घोटाले चल रहे हैं, उसका क्या जवाब है इनके पास? इसीलिए मैं कह रहा हूं एक नेता नहीं बचा हुआ विरोधी पक्ष का जो घोटालों में और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो। नंबर तो देखा आपने, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टियों के आरोप एक दूसरे पर जारी हैं, तो डाल में पात इसी तर्ज पर ये राजनीति आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा और वो किसके खिलाफ ज्यादा चोट करेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।